पता है 2 अक्टूबर से शुरू हुई जन स्वराज पदयात्रा के क्रम में कल मैं रात में यहाँ सुगौली प्रखंड के इस पंचायत में पहुँचा हूँ जहाँ आपसे बातचीत हो रही है मेरी। ये करीब 55 दिन हो गए हम लोग को पैदल चलते हुए, जिसमें 48 दिन 48 डेज पश्चिम चंपारण में चले। वहाँ पर करीब 550 किलोमीटर हम लोग पैदल चल पाए। मैं 7 दिन मुझे हो गए पूर्वी चंपारण में और करीब 120 किलोमीटर के आसपास हम लोग चल चुके हैं। इस दौरान मैं पहाड़पुर में गया, पहाड़पुर प्रखंड को हम लोगों ने कवर किया। वहाँ से हम लोग अरेराज गए, फिर हरसिद्धि गए। हरसिद्धि मैं प्रखंड की बात कर रहा हूँ, और हरसिद्धि के बाद तुरकौलिया होते हुए सुगौली आए। जो स्थिति अभी देखने को मिली उसका एक संक्षिप्त ब्यौरा आपको देता हूँ, फिर आपके प्रश्न लेंगे। मोटे तौर पे जो स्थिति हम लोगों ने पश्चिम चंपारण में देखी, कुछ जो विषय हैं वो सामान्य हैं। पलायन, लोगों को रोजी रोजगार के लिए 10,000 15,000 रुपये के लिए अपना घर परिवार गांव पंचायत छोड़कर दूसरे राज्यों में जाकर काम करना, मजदूरी करना, भूमिहीनों की बहुत बड़ी तादाद, जो किसानी करने वाले हैं वो ज़्यादातर छोटे किसान, और उनकी आर्थिक हालत या किसानी करके जो उनकी आर्थिक हालात हैं वो ऐसे हैं कि किसान अगर उनके घर में कोई नौकरी नहीं करता है तो वो किसानी करके अपना जीविका उपार्जन नहीं कर सकते हैं, परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकते हैं। और किसानों की जो समस्या है, समय पर खाद और बीज का न मिलना, खाद और बीज पर 2 गुना 3 गुना ब्लैक मार्केटिंग होना, और फसलों की उपज, जो फसलों की कीमत है वो वाजिब कीमत न मिलना। हालांकि पूर्वी चंपारण में पश्चिम चंपारण के मुकाबले जैसे धान की कटनी हुई है तो लोग ये बता रहे हैं कि 1400 के आसपास, 1400-1500 में भी लोग मुझे मिले जो बता रहे हैं कि अपना उन्होंने धान बेचा है, जबकि ये औसत पश्चिम चंपारण में 1100 से 1300 रहा है। ज़्यादातर लोगों ने बताया कि उन्होंने अपना धान 1100 से 1300 में बेचा है। पश्चिम चंपारण में वो 1300 से 1500, पूर्वी चंपारण में 1300 से 1500 हो। लेकिन दूसरी जो स्थिति है पलायन की, रोजगार की, वो हर गांव में यहाँ पर भी वैसे ही सुनाई पड़ रही है जो पश्चिमी चंपारण में दिखी। 2 विषयों पर जिस पर बिहार में एक सामान्य सोच ये है कि सड़कों की स्थिति और बिजली की स्थिति बेहतर हुई है। सड़कों को लेकर मैं पिछले 1 महीने से लगातार कह रहा हूँ। जब हम लोग पैदल चल रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि नेशनल हाईवे को अगर आप छोड़ दें और कुछ जगहों पर स्टेट हाईवे को छोड़ दें तो ग्रामीण सड़कों की स्थिति, चाहे वो पंचायती राज का हो या ग्रामीण आरईओ का रोड हो, वो बिल्कुल बदहाल हालत में है। उसकी हालत शायद लालू जी के जंगल राज में के दौरान जो रही होगी वो वही हालत कमोवेश है या उससे भी बदतर है। बिजली को लेकर जरूर ये कहा जा सकता है कि बिहार के हर गांव हर टोले में बिजली दिखी, बिजली जलती हुई भी दिखी। लेकिन बिजली को लेकर एक दूसरी समस्या जो हम लोग को ग्रामीण पिछले 1-1.5 महीने से बता रहे हैं वो है गलत बिल का। ये एक बहुत बड़ी समस्या आगे आने वाले महीनों या 1-2 साल में आपको सुनने को मिलेगी। आप लोगों को पत्रकार होने के नाते थोड़ी जानकारी इसकी होगी भी। ज़्यादातर जगहों पर लोगों ने बताया कि बिजली के जो बिल हैं वो उनकी आशा अपेक्षा के मुकाबले कई गुना ज़्यादा आ रहा है। मुझे पिछले 50 दिन में 3-4 हज़ार से लेकर 60-70 हज़ार रुपये तक के बिल वाले लोग मिले। ऐसे भी गांव मिले हैं जहां 50-100 घरों के बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है। कुछ ऐसे भी गांव मिले हैं जहां पर लोग अपना घर को छोड़कर भाग गए हैं क्योंकि बिजली के बिल के भुगतान न होने पर उन पर फौजदारी का केस हो गया है। तो ये स्थिति है बिजली और सड़क की। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बिहार में कमोवेश सबको पता है कि ये बिल्कुल ही बदहाल हालत में है। शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना, मैं अपने करीब सारे प्रेस वार्ता में ये बताता हूँ। एक पढ़े लिखे व्यक्ति नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना उनके शासनकाल का सबसे बड़ा काला अध्याय है। वो इसलिए मान लीजिए कि यहाँ सड़क खराब है, कल
शायद कोई अच्छी सरकार आ जाए तो सड़क बन सकती है, लेकिन अगर 15-20 साल शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई तो जो 2 पीढ़ियों की जो हालत है, जो इस शिक्षा व्यवस्था से निकल गए, अब वापस बहुत अच्छी सरकार बन भी जाए, शिक्षा व्यवस्था सुधर भी जाए, तो भी उनकी जिंदगी अब सुधरने वाली नहीं है। उनको पूरे जीवन अपने मुकाबले जो शिक्षित लोग हैं उनके पीछे ही चलना पड़ेगा, या उनके मुकाबले कमतर जीवन जीना भी पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि ये नीतीश कुमार की सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। मैं पिछले 55 दिन से चल रहा हूँ और आपका जिला भी उसमें 10 दिन अब शामिल हो गया है। शायद ही कोई ऐसा स्कूल मिला जिसमें बिल्डिंग, शिक्षक और बच्चों का समायोजन है। जहाँ बिल्डिंग है वहाँ समुचित संख्या में शिक्षक नहीं है, जहाँ शिक्षक हैं वहाँ बिल्डिंग है नहीं है, जहाँ दोनों है वहाँ बच्चे नहीं। और मोटे तौर पर विद्यालयों के बारे में जो लोगों की धारणा बन गई है कि यहाँ पर खिचड़ी बंटता है, कुछ पोशाक और कुछ सरकारी सहायता मिलती है। ज़्यादातर लोग, मैं ये बहुत विश्वास से कह सकता हूँ कि ज़्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही है। गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई की तो बात ही छोड़ रही है, पढ़ाई नहीं हो रही है। मैं पीछे इसके पहले हरसिद्धि तुर्कोलिया एरिया में मैं एक विद्यालय में खाने के लिए रुका था। मेरे पास उसका मैं वीडियो भी जारी करूँगा। कोई 100 बच्चियों और छोटे बच्चों ने घेर कर मुझे दिखाया कि कैसे हर दिन उनको खाने में कीड़े वाला खिचड़ी मिलता है कि मास्टर साहब 11 बजे आते हैं और 1 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाती है। और वो उस एरिया का, उस इलाके का सबसे बड़ा उच्च विद्यालय है। करीब 1500 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं और वहाँ पर जितने स्थानीय मुखिया या जितने लोग थे, सबके सामने ये बात हुई है। मैं उसका वीडियो भी जारी करूँगा। मोटे तौर पे शिक्षा व्यवस्था के लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मेरी अभी तक की जो समझ बनी है उसके हिसाब से सरकारी स्कूलों से खिचड़ी और कुछ अलग पोशाक वगैरह की बेनिफिट बढ़ रहा है। और कॉलेज तो इस एरिया में अभी मुझे मिले नहीं है, लेकिन कॉलेजेस से डिग्री मिल रही है। कॉलेज जाने वाले जो छात्र युवा बड़ी संख्या में मुझे मिलते हैं, वो बताते हैं कि वो कॉलेज में जीवन में 3-4 बार ही जाते हैं। एक, नामांकन करने, दूसरा एडमिट कार्ड लेने, तीसरा परीक्षा देने और चौथा वहाँ से डिग्री लेने। तो एक शब्द में, एक लाइन में अगर मुझे कहना हो शिक्षा व्यवस्था के लिए, तो ये कहूँगा कि स्कूल में खिचड़ी बट रही है, कॉलेज में डिग्री बट रही है। पढ़ाई दोनों जगह में कहीं नहीं हो रही है और ये बिहार के लिए दुखद है। इसलिए दुखद है कि शिक्षा की महत्ता जो है वो तो सबके लिए है, लेकिन खास करके जो गरीब लोग हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, जो खेती किसानी करके आगे बढ़ सकें, या जिनके पास पूंजी नहीं है ताकि कोई उद्योग धंधा करके आगे बढ़ सकें, उनके पास शिक्षा एकमात्र साधन रहा है जिसके जरिए वो गरीबी के कुचक्र से निकल सकते थे। अगर आपने शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त कर दी तो इससे सबसे बड़ा नुकसान समाज के निचले तबके के उन लोगों को है जो गरीबी की वजह से, गरीबी के कुचक्र में वर्षों से, दशकों से पड़े हुए हैं। उनके पास जमीन नहीं है, उनके पास पूंजी नहीं है, तो उनकी और उनकी आने वाली पीढ़ियों के पास मजदूर बनकर काम करने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जहाँ तक स्वास्थ्य व्यवस्था का सवाल है, तो जिन ग्रामीण एरिया में, इलाकों में मैं जा रहा हूँ, वहाँ तो ज़्यादातर सरकार के कागज पर भी अस्पताल नहीं है, तो मेरे देखने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। अनुमंडल जो है, अनुमंडल हेडक्वार्टर है या जिले का जो हेडक्वार्टर है, वहाँ पर मैं ज़्यादातर जाता नहीं। मेरी जो पूरी पदयात्रा है वो ग्रामीण एरिया में है, तो मैं सरकारी अस्पतालों में जिले के स्तर पर या प्रखंड या अनुमंडल के स्तर पर क्या स्थिति है उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जिन पंचायतों से होकर मैं गुजर रहा हूँ, कहीं पर ग्रामीणों ने ये नहीं बताया या कहीं हम लोगों ने नहीं देखा फंक्शनल हेल्थ सिस्टम, कहीं पर मुझे दिखा नहीं कोई रेफरल हॉस्पिटल, कोई पीएचसी, कोई सब सेंटर जहाँ पर सेवाएं दी जा रही हो, लोग वहाँ दवा लेने जा रहे हो, ऐसी स्थिति मुझे कमोवेश कहीं नहीं दिखी। ज़्यादातर ग्रामीण इस एरिया में, खासकर पूर्वी चंपारण में, जो यहाँ पर डॉक्टर हैं, नॉन एमबीबीएस डॉक्टर जो हैं, ग्रामीण चिकित्सक जो हैं, उनके भरोसे ही उनकी जिंदगी चल रही है। पश्चिम चंपारण में एक बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर है।
लेकिन पूर्वी चंपारण में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश जाने वालों की संख्या थोड़ी कम है, तो लोग यहाँ से या तो ग्रामीण चिकित्सकों के भरोसे हैं या फिर मोतिहारी वगैरह जाते हैं। सरकारी स्वास्थ्य सेवा मुझे कहीं दिखी नहीं। पलायन की जो बात है, हर जगह लोग बता रहे हैं कि कोई ऐसा गांव नहीं है जहां से 25, 30, 40, 50% लोग बाहर जाकर काम न कर रहे हैं। डिपेंड करता है कि आप किस गांव से गुजर रहे हैं। जो जमीन है वो ज़्यादातर कुछ लोगों के पास है। किसी भी गांव में अगर हम लोग 1000 लोगों के गांव में जाते हैं तो पता चलता है कि मोटे तौर पर 500 से 600 लोग ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं, जिनके पास जमीन नहीं है। तो भूमि सुधार को लेकर इस राज्य में पिछले कई दशकों में जो काम नहीं हुआ, उसका बिल्कुल सीधा असर आपको समाज के स्तर पर दिखता है। किसी भी गांव में 50-60% लोग भूमिहीन हैं, शिक्षा उनके पास है नहीं, कोई उद्योग धंधा है नहीं। यही शायद वजह है कि लोग इतनी बड़ी संख्या में बहुत कठिन परिस्थितियों में बाहर जाकर मजदूरी करने के लिए विवश हैं। पश्चिम चंपारण में मुझे एक आंकड़ा वहाँ मिला था, पिछले 3 दशकों में 1,25,000 ऐसे भूमिहीन हैं जिनको सरकार ने अलग अलग समय और योजनाओं के तहत जमीन का पट्टा दिया। लेकिन ऐसे सारे ही लोगों को और या ज़्यादातर लोगों को जमीन का अधिकार नहीं मिला। पट्टा तो मिल गया, चाहे वो गर्मजरुआ जमीन हो, सरकारी जमीन हो, लैंड सीलिंग की जमीन हो, भूदान का जमीन हो, ये जमीन कुछ बटा है, लेकिन वो जमीन सिर्फ पेपर पे बता है। 1,25,000 तो लोगों का अनुमान है पश्चिम चंपारण अकेले में ऐसे परिवार हैं जिनको जमीन का पट्टा दिया गया लेकिन जमीन उनको नहीं मिली, या वहाँ पर अफसरों की या दबंगों की मिली भगत से जमीन उनके कब्जे में नहीं है। यही हाल करीब करीब पोखर्स का भी है, जहाँ पर भी लख है, जिसको शायद लोकली यहाँ लोग मन भी कहते हैं। इस पर भी जो मछुआरा समाज है, जो सहनी समाज के लोग हैं, निषाद समाज के लोग हैं, नुनिया, बिंद, मलाह, जितने लोग जो इस तरह के जलाशयों पर जिनका जीवन आश्रित है, ये ज़्यादातर ऐसे पोखरे, जलाशय या लख का जो एरिया है, जल जमाव वाला जो एरिया है, उसका कोई सुनियोजित विकास मुझे दिखा नहीं। पिछले 55 दिन में मुझे 3-4 ऐसे बड़े लख वाले एरिया दिखे। एक पंडुई नदी है, वहाँ दिखा, उसके बाद मझौलिया वाले एरिया में दिखा, बूढ़ी गंडक वाले एरिया में दिखा, यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ हजारों एकड़ जमीन जो इसमें जलकुंभी भरा हुआ है या एक तरह से बिल्कुल वो बेकार पड़ा हुआ है, जिसका अगर समुचित विकास हो जाए तो समाज के एक बड़े वर्ग का, खासकर वो वर्ग जो इन जलाशयों पर ट्रेडिशनली अपने काम धंधे रोजी रोजगार के लिए डिपेंडेंट रहे हैं, उनका फायदा हो सकता है या हो सकता था। लेकिन ये जलाशय या तो पूरी तरह वित्त प्राय हैं, उनका कोई विकास हुआ नहीं, या अगर कुछ थोड़ा बहुत जहाँ कुछ हो भी रहा है तो उसकी ओनरशिप जो है, मालिकाना हक वहाँ के दबंगों के हाथ में है, उसमें समाज को कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा जो लोगों ने जनरल बात, अफसरशाही और भ्रष्टाचार, ये जो 2 शब्द हैं, 3 शब्द मैं कहूँगा, अफसरशाही, भ्रष्टाचार और पीसी, ये सबसे ज़्यादा सुने जाने वाला 3 शब्द अगर आप कहेंगे तो यही है। लोग अफसरों से परेशान हैं, अफसरों की मनमानी से परेशान हैं, और इसमें सामान्य जनता के साथ साथ जो समाज में प्रबुद्ध लोग हैं, सो कॉल्ड शक्तिशाली लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, हर व्यक्ति ये बताता है कि साहब ये जो सरकार है ये अफसरों का जंगल राज है। मैं इसको अफसरों का जंगल राज बताता हूँ। इस राज्य ने अपराधियों का जंगल राज देखा है। हम लोगों ने अपराधियों के जंगल राज का एक दौर देखा है। आज बिहार में अफसरों का जंगल राज है। हर जगह लोगों ने ये बताया कि अफसरों की मनमानी है, अफसर खुलेआम हर काम के लिए पैसे ले रहे हैं, और बहुत दृढ़ता से ये बता रहे हैं कि जिसको जो करना है, आपको जो करना है कर लीजिए, पैसा आपको देना ही पड़ेगा। मैं कल की आपको एक घटना बता रहा हूँ। नोनिया समाज के एक व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी में संगठन में अच्छे खासे पद पर है, उससे पहले वो आरजेडी में थे। उनकी जमीन जो सुगौली रेल लाइन अधिग्रहण का जो मामला है, उसमें उनकी जमीन का अधिग्रहण किया गया है, और वो बता रहे हैं कि 3 महीने से
वो दौड़ रहे हैं, उनको करीब करीब 20 लाख रुपए का भुगतान होना है जमीन अधिग्रहण के लिए, और उनसे 27,000 रुपये लिया गया। और वो बता रहे हैं कि मैं खुद राजनीतिक तौर से मजबूत आदमी हूँ, मैंने जाकर वहाँ अंचलाधिकारी का घेराव किया, उनसे झगड़ा किया, वहाँ धरने पर बैठा, सब कुछ होने के बाद भी अंचलाधिकारी ने फाइल, उनके शब्दों में, फाइल उठाकर टेबल से फेंक दिया। ये बताया कि जब तक पैसा नहीं दोगे तब तक ये काम आगे नहीं होगा। अंचलाधिकारी को पैसा देने के बाद अब वो बता रहे थे कि भू अर्जन जो अधिकारी है जिसको चेक काट के देना है, अब वो अलग से उसमें 7,000 रुपया मांग रहा है। अब ये भ्रष्टाचार का आलम है। मैं सामान्य आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, कल या परसों वो सज्जन आएंगे, मैं उसको प्रेस से भी मिला सकता हूँ। जो आदमी 20 साल से सामाजिक राजनीतिक तौर पर उस गांव में, उस प्रखंड, उस पंचायत में जाना माना व्यक्ति है, वो उन्होंने बताया कि मैं विधायक के पास भी गया, विधायक ने भी कोशिश की मदद करने की, उसके बावजूद मुझे पैसा देना पड़ा। ये भ्रष्टाचार और अफसरशाही का आलम है। मुझे जो जनप्रतिनिधि मिलते हैं, ज्यादातर जनप्रतिनिधि मेरे साथ चल रहे हैं जब मैं उनके गांव या पंचायत से जाता हूँ, लोग ये बताते हैं, मैं पूछता हूँ कि अच्छा ये बताइए ये भ्रष्टाचार किसकी वजह से हो रहा है। अफसरों से पूछिएगा तो बता रहे हैं कि जनप्रतिनिधि की वजह से हो रहा है, जनप्रतिनिधि बता रहे हैं कि अफसरों की वजह से हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है इतने लोगों से कम 200-300 जनप्रतिनिधियों और अफसरों से बातचीत करने के का मेरी जो समझ बनी है 55 दिनों में, कि सिस्टम ऐसा हो गया है कि उसमें अगर कोई ईमानदार जनप्रतिनिधि है भी या कोई ईमानदार अफसर है भी, तो उसको भी पता है कि बिना ये पीसी के, बिना भ्रष्टाचार के, बिना इसके काम हो नहीं सकता है। तो एक जनरल धारणा बन गई है कि भैया बिना पीसी, बिना भ्रष्टाचार के काम नहीं होगा। मुझे ऐसे भी मुखिया लोग मिले जो चुनाव हारे हैं और जिनके बारे में लोगों ने बताया कि बहुत ईमानदार रहा, कुछ काम ही ना करा, पहले पीसी ना देते रहा तो अफसर पैसा नहीं रिलीज ही नहीं किया, कोई काम नहीं किया, जनता ने हरा दिया। मैं ऐसे भी मुखिया लोगों को जानता हूँ जिनसे मिला हूँ। देखिए अपन जनरल समझते हैं कि पंचायत में जो लोग हैं वो सब चोरी कर रहा है। मुझे ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने स्वेच्छा से मुखिया का पद नहीं लड़ा है। पिछली बार वो मुखिया थे, इस बार नहीं लड़ा क्योंकि अब वो समझते हैं उनके शब्दों में कि जो आज स्थिति है पीसी की, भ्रष्टाचार की, इसमें वो चल नहीं सकते हैं। कुछ ऐसे लोग मिले हैं जो मुखिया थे, वो छोड़कर अब सरपंच लड़ रहे हैं, सरपंच लड़के जीत कर आए हैं क्योंकि वो समझते हैं कि मुखिया वाला जो काम है वो ज्यादा भ्रष्टाचार या ज्यादा उसमें आपको उलटफेर करने वाली बात है। तो ये हालत है। जहाँ तक पीसी का सवाल है, मैं बहुत डिटेल ब्यौरा नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन वृद्धावस्था पेंशन मिलता है यहाँ लोगों को 400 रुपये। अब भ्रष्टाचार और पीसी का आलम ये है कि महिलाएं बता रही हैं कि 400 रुपया वृद्धावस्था पेंशन देने के लिए पहली बार 200 रुपया और उसके बाद हर महीने सिस्टमेटिक तरीके से 20 रुपया उस 400 रुपये में से लिया जा रहा है। अब आप समझिए कि 400 रुपये के वृद्धावस्था पेंशन से अगर 20 रुपया लिया जा रहा है तो कौन सा ऐसा फंड होगा, कौन सा ऐसा योजना हो, कौन सी ऐसी योजना होगी जिसमें पैसा नहीं लिया जा रहा है। ये जो 3 शब्द हैं, अफसरशाही, भ्रष्टाचार और पीसी, ये हर व्यक्ति जो सरकार में जो दल अभी हैं, इनके जब पदाधिकारी, इनके पार्टी के लोग जब मिलते हैं वो भी बताते हैं कि इस 3 से तो भैया किसी को छुटकारा नहीं है। कई लोग तो ऐसा बताते हैं कि इससे बढ़िया तो लालू जी का जंगल राज था, कम से कम अब कुछ लोगों को तकलीफ हो रही थी, अफसर कुछ काम तो सुनते थे। अभी जो अफसर है वो तो बिल्कुल बेलगाम है, वो किसी की बात नहीं सुनते। स्वच्छ भारत को लेकर जो और बड़ी योजनाएं जिसकी चर्चा होती रही है वो स्वच्छ भारत अभियान है और हर घर नल के जल की योजना। हर घर नल के जल की योजना अभी तक 5 प्रखंडों में घूमने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि पूर्वी चंपारण में उसकी स्थिति पश्चिम चंपारण के मुकाबले थोड़ी बेहतर है। यहाँ 30-40% वार्ड्स में मुझे हर घर नल के जल वाली योजना चलती हुई किसी न किसी फॉर्म में दिखी। पश्चिम चंपारण में 5% वार्ड में भी हर घर नल की योजना नहीं चल रही है, तो थोड़ी उससे स्थिति यहाँ मुझे बेहतर दिखी। स्वच्छ भारत अभियान में यहाँ पर भी वही हुआ है, ज्यादातर शौचालय पेपर पर बने हैं, लेकिन उस योजना में भी पश्चिम चंपारण के मुकाबले यहाँ पर स्थिति मुझे बेहतर दिख रही है। पश्चिम चंपारण में तो एक तरीके से 100% शौचालय जो हैं वो पेपर पर ही बनाए गए हैं।
2,000 रुपये से 6,000 रुपये तक का एक फिक्स सिस्टम बना हुआ है। आप 2,000 से 6,000 रुपये तक अधिकारियों ने लिया या जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने मिलकर लिया और लाभार्थी को 12,000 रुपये दे दिए गए। जो शौचालय बने वो पेपर पर बने, उसका कहीं उपयोग हो नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर जब मैं अभी तक गांव में गया हूँ तो खुले में शौच की स्थिति थोड़ी उससे बेहतर दिखी है। हालांकि ODF यहाँ पर भी नहीं है, खुले में शौच आज भी सच्चाई है। शौचालयों में यहाँ पर भी लोगों ने भ्रष्टाचार की बात बताई है। लेकिन मैं सिर्फ आपको तुलनात्मक तरीके से बता रहा हूँ, पश्चिम चंपारण के मुकाबले ये दोनों योजना, नल जल की योजना और शौचालय की योजना में थोड़ी सी बेहतरी यहाँ पर दिखी है। बाढ़ से लोग जो प्रभावित हैं वो सुगौली के जिस एरिया में हम लोग बैठे हैं आपको मालूम है, मैं उसमें कुछ नई बात आपको नहीं बता सकता हूँ। हर व्यक्ति ने बताया कि बाढ़ से उनकी हालत कितनी खराब है। हर साल उनको वही जीवन मरण का सवाल है, हर साल बाढ़ से उनको दो चार होना पड़ता है। इस साल भगवान की कृपा है कि बाढ़ नहीं आई है, लेकिन बाढ़ से होने वाली जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक नुकसान की जो बात है वो हर जगह आपको यहाँ सुगौली के प्रखंड में दिख रही है। लोग विस्थापितों के तौर पर, पूरी उम्र विस्थापितों के तौर पर जी रहे हैं। लोगों के जो सड़कें हैं, गलियां हैं, जो बेसिक सेवाएं हैं वो बिल्कुल नादारद हैं, है ही नहीं। और ज़्यादातर लोग खेती किसानी के बजाय बाहर रोजगार करने, मजदूरी करने जाते हैं। ये बाढ़ की विभीषिका है। लोगों के पास यहाँ साधन नहीं है कि वो खेती वोती कर सके। बाढ़ की वजह से जिसके पास जमीन है वो भी नहीं करता है, क्योंकि अगर वो खेती करेगा भी तो उसका नुकसान हो जाएगा। तो मोटे तौर पर ये चीज़ें हम लोगों ने सुनी। दो चार जो स्थानीय बातें लोगों ने बताई वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे अरेराज और पहाड़पुर एरिया में बेतिया राज की जो गरमजरुआ जमीन है, जिसको खाता नंबर 82 करके जिसका दाखिल खारिज रोक दिया गया है। हालांकि तुरकोलिया और सुगौली में ये बात इतनी चर्चा में सुनने को नहीं मिली, लेकिन 2016 के बाद खासकर वो अरेराज पर्वत पहाड़पुर एरिया में लोगों ने बताया कि 2016 के बाद बेतिया राज की वो जमीन जो लोग, जिस पर लोगों का मालिकाना हक दशकों से बना हुआ है, लोग मालगुजारी टैक्स हर तरह का देते रहे हैं, 2016 के बाद वो जमीन बेचने का अधिकार उनका खत्म हो गया है या एक तरह से रोक लग गया है, दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से किसानों को के मन में एक बड़ी, या ग्रामीणों के मन में एक बड़ी मैं कहूँगा एंग्जाइटी है कि ये ज़मीन हमारी, जो हमारे बाप दादाओं की है या हमने खुद खरीदा है, ये ज़मीन अब हम बेच नहीं सकते हैं, इस पर हमारा अधिकार करीब करीब खत्म हो गया है। सुगौली मिल को लेकर जो वहाँ से पानी का डिस्चार्ज हो रहा है और उससे होने वाले नुकसान, जो बूढ़ी गंडक में अनट्रीटेड वाटर जा रहा है और इथेनॉल वाली जो फैक्ट्री लगी है उससे होने वाले जल और वायु प्रदूषण की जो बात है वो भी लोगों ने बताया। इसके अलावा हर गांव, हर पंचायत की एक अपनी समस्या लोगों ने बताया है, जो कि हम लोग लिखवा रहे हैं। एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ऑन द पॉजिटिव साइड, पदयात्रा के दौरान हम लोग का जो प्रयास है कि हर पंचायत का वहाँ की समस्याओं और संभावनाओं, उसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, सिर्फ समस्याओं का संकलन नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर क्या कुछ किया जा सकता है जिससे कि वहाँ रोजी रोजगार की स्थिति बेहतर हो, लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो, इसकी एक योजना बनाई जा रही है। जैसे कि पदयात्रा में मैंने एक उद्देश्य के तौर पर ये बताया है कि एक प्रमुख उद्देश्य ये है पदयात्रा का कि इस पूरे पदयात्रा के दौरान हर पंचायत की स्थिति को निचले स्तर पर जाकर लोगों से समझा जाए और उन समस्याओं के साथ साथ एक योजना भी बनाई जाए, ताकि जब पदयात्रा खत्म हो तो बिहार के सारे नगर क्षेत्रों और पंचायतों के लिए अलग अलग एक योजना हो 10 वर्ष की, कि क्या कुछ करके इस पंचायत का विकास अगले 10 साल में किया जा सकता है। उसमें समस्याओं का समाधान और ऐसी योजनाओं की बात कही जाएगी या कही जा रही है जिनके होने से वहाँ के लोगों की स्थिति, आर्थिक और सामाजिक स्थिति में बदलाव हो सकता है। ज़्यादातर पंचायतों में रोजगार के नज़रिए से क्या करने से उस पंचायत में लोकल स्तर पर रोजगार पैदा हो सकता है, इस तरह की योजनाएं बनाई जा रही हैं। तो जब पदयात्रा खत्म होगा तो मैं पूरे 8,000 से ज़्यादा पंचायत और 2,000 से ज़्यादा नगर क्षेत्रों के ये योजना आपके साथ साझा करने की स्थिति में रहूँगा। अब आप अपने प्रश्न